Hello, am I audible? जी सर। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है डेट इज राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के हवाले से है ये टॉपिक। तो मैं ये चाहूंगा कि जो आज हम टॉपिक ना, तो इसकी ज़रा मैंने आपको ना मंडे वाले दिन इस टॉपिक से प्रेजेंटेशन लेनी है, तो ज़रा इसको आप ध्यान से सुन लें। और जो असाइनमेंट है वो आप मुझे फ्राइडे को दे दीजिएगा, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है थर्सडे को, उस टाइम दे दीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज राइट टू लाइफ। उस जो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का जो हक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या वैल्यू है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, और सुप्रीम कोर्ट की राइट टू लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस कैसे बनती है। सबसे पहले तो ये है बेटा कि ये जो राइट टू लाइफ है, ये जिंदा रहने का हक जो है, ये इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करता है। माशियत के साथ जो है, माशियात के साथ जो है वो रिलेट करता है। सोशियो इकोनॉमिक राइट है ये, कि अगर आपने ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ माली वसाइल भी करने पड़ते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो माशी तौर पर खुशहाल ना हो, तो हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि गुर्बत है जो है कुफर तक पहुंचा देती है। तो एक और इसमें हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि घर में मैयत हो तो इंसान बैठ कर होता है, और फकर हो तो खड़े होकर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन चाइना का भी पढ़ा है, उसमें भी राइट टू लाइफ लिखा हुआ है। तो और एवरी पर्सन शुड बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी हमने पिछले टॉपिक है वो भी उसमें कवर किया है। तो जिंदा रहने के हक के लिए साथ साथ जरूरी है कि हम हर बंदे को, हम में से माशी तौर पर आज़ाद भी रखना स्टेट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है जो हजरत उमर ने जो दिया था। तो अगर स्टेट्स हमें माशी तौर पर आज़ाद नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी जिंदा लाइफ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हमें जो है वो आज़ादाना तरीके से और लाइफ विद डिग्निटी जो है हमें मिले। तो इसमें एक केस लॉ जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो ये है कि सिंध का एक केस है, जिसमें एक अथॉरिटी है, सिंध कोल अथॉरिटी, जिसने जिसका काम है, सिंध कोल एक्ट है 1994 बेसिकली, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कोयले से रिलेटेड है। तो वो जो सिंध कोल अथॉरिटी है, उसका काम जो है वो कोल से रिलेटेड है, कोयले से रिलेटेड है, रिगार्डिंग एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोल। तो वो क्या करती है, सिंध कोल अथॉरिटी जो है वो सिंध कोल अथॉरिटी एक्ट के तहत वो अथॉरिटी बनती है। क्यों? और वो उसका काम जो मैंने आपको जैसे बताया कोयले से रिलेटेड है। तो वो कोयले से रिलेटेड काम करने के बजाय कोई और काम करते हैं दैट रिलेट्स, पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो जिसमें तीन ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, जिसमें काजी फायद ईसा साहब भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसके लिए तो गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह वाटर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाना आता है। ये जो कोल अथॉरिटी है, इसका तो काम है कोयले से रिलेटेड, तो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगाती है? कोल अथॉरिटी सिर्फ वही काम कर सकती है जो कोल अथॉरिटी एक्ट के अंदर मेंशन है। तो कोल अथॉरिटी एक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि जो कोल अथॉरिटी एक्ट के तहत जो अथॉरिटी बनेगी, वो पीने के साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाएगी। दूसरा, एक पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि जो पैसा आया, बिलियन ऑफ रुपीज आए, उसकी उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इस अथॉरिटी के जो हेड था वो डायरेक्टर जनरल था, जो भी डीजी था, जो डायरेक्टर जनरल था, जो इलीगल तरीके से अपॉइंट हुआ हुआ था। उधर अनक्वालिफाइड लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट लगाया, और मोस्टली दे आर ऑन द डेपुटेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। यू अंडरस्टैंड डेपुटेशन? कि आप नॉर्मली एक गवर्नमेंट बीपीएस 19 में होते हैं, 18 में होते हैं, तो आपको उठा के गवर्नमेंट
जो है किसी और डिपार्टमेंट में भेज देती है। जैसे सर हाजी को जरताजूल की ऐड जो कर बहन, लें। जी, हाजी फरहान को ऐड कर लें। जरताज गुल की जो बहन थी, वो नेट कॉलेज में जो थी वो प्रोफेसर थी। तो उसको जो है वो उठा के पता नहीं किस डिपार्टमेंट में है, जो डेपुटेशन पर जो है वो भेज दिया गया। तो बात ये है बेटा कि इधर जो लोग थे स्कॉल अथॉरिटी के अंदर वो डेपुटेशन पे थे। मतलब ये है, इधर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो महकमा जिसने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे उसने वो प्लांट लगाए नहीं, बल्कि कोल अथॉरिटी ने वो प्लांट लगाए। और कोल अथॉरिटी के अंदर जो लोग मौजूद थे वो भी डेपुटेशन पर आए थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मोस्टली रिटायर्ड लोग थे और अनक्वालिफाइड लोग थे। तो ये लोग कौन थे फिर बेसिकली? जिनके पास सारा पैसा भी आया और जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं था। और ये देखें करप्शन कैसे होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, तो इस तरीके से होती है। तो ये बेसिकली वो लोग थे जिन्होंने उन लोगों को जो आज गवर्नमेंट में हैं उनको जो है वो सपोर्ट किया। और जब वो लोग गवर्नमेंट में आ गए तो फिर उन लोगों ने जिनको उनको दौरान इलेक्शंस में उनके लोग थे उन्होंने उसको जो है वो सपोर्ट किया। तो आप जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने उनको नवाजा। तो इस केस में जब उनसे डिटेल से गवर्नमेंट जुडिशरी ने पूछा, तो वो जो लोग डेपुटेशन पे मौजूद थे अथॉरिटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हम ये सारा प्रोजेक्ट लगा करना मैनेजमेंट के हवाले कर देंगे, जिस जिस डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर देंगे। तो होता क्या है बेटा कि ये वो जो फंड्स होते हैं जो बिलियन ऑफ रुपीज ये लोग निकालते हैं, वो सारे के सारा वो निकाल कर खर्च कर कर कोई उसका चेक एंड बैलेंस अल्टीमेटली फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पर अगर वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है जो फिल्ट्रेशन लगाता है, तो ये सारा उसके पास चला जाएगा, ये प्लांट उसके पास। लेकिन उस डिपार्टमेंट के पास उस फिल्ट्रेशन प्लांट को मेंटेन करने के लिए फंड्स ही नहीं होंगे। जब फंड्स नहीं होते तो अल्टीमेटली वो जो बिलियन ऑफ रुपीज जो क्लेम किया जाता है कि हमने इन प्रोजेक्ट्स पर लगाए हैं, वो अल्टीमेटली जो है जब ना मेंटेन होने की वजह से वो अरबों रुपए जो हैं वो अवाम के डूब जाते हैं। और जो जिन्होंने वो लगवाए होते हैं वो खा जाते हैं। मतलब आप ये देखें कि करप्शन कैसे होती है कि एक अथॉरिटी बनाई, एक अथॉरिटी के तहत एक अथॉरिटी एक एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई, और उस अथॉरिटी के अंदर वो बंदे डाले जो रिटायर्ड थे या अनक्वालिफाइड थे। और फिर इस अथॉरिटी से वो काम लिया गया जो उस अथॉरिटी जो उस एक्ट की डोमेन में नहीं आता, और उसका कोई फंक्शनल बोर्ड नहीं था, पैसे के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, अरबों रुपया लगाया गया। और जब अरबों रुपया लग गया तो फिर वो जो अनक्वालिफाइड लोग थे या जो डेपुटेशन पे थे वो दोबारा अपने महकमा में वापस चले गए। और वो अरबों रुपए से लगाए हुए वो प्रोजेक्ट जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिए गए। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट के पास उस नाकस मटेरियल से लगे हुए प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कोई फंड नहीं था, जिससे अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन होता क्या है इसमें, जिन लोगों को फायदा होना होता है वो फायदा कमा जाते हैं। और होता क्या है कि राइट टू लाइफ की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इंटरफेरेंस करनी पड़ती है, एम्बेजलमेंट को, करप्शन को देखती है सुप्रीम कोर्ट। और जो मेरा और आपका जो पैसा है वो इस तरीके से अरबों रुपया जाया हो जाता है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से हम लोग महरूम हो जाते हैं। और फिर हमें खबरें सुनने में मिलती हैं कि कितने करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और कितने लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए। तो बेसिकली जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे कि अब अपने लोगों को करोड़ों रुपए देकर नवाजेंगे, तो फिर राइट टू लाइफ जो है, जिंदा रहने का जो हक है, वो एक कॉमन मैन से तो आप छीनेंगे ही ना। तो अंडरस्टैंड, ये सारा केस लॉ था जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, जो एक फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ जो है, उससे रिलेटेड था। जी बेटा, समझ आ गया ये? सर ये सर ये जो अनक्वालिफाइड और रिटायर्ड लोग थे सर, इन्हें फंड मुहैया किसने किया था कि आप जाएं और प्लांट लगा दें? गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ने। ऑफ इंडिया। तो सर वो देखते नहीं कि हम किन्हें दे रहे हैं, ये इस चीज के लिए वो क्वालिफाइड क्या है ही नहीं तो हम। वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या इन वो अपने लोगों को नवाजते हैं।
वो कैसे नवाजते हैं? वैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग होंगे जिन्होंने उनका इलेक्शन स्पॉन्सर किया होगा। वो लोग होंगे जो हुक्मरानों के रिश्तेदार होंगे। वो लोग होंगे जिनके हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो लोग होंगे जिनको इस कमेटी के अंदर उन्होंने रखा होगा। ओके सर, सर ठीक हो गया। ये रिटायर होते हैं तो फिर ये दोबारा फिर अपने महकमे में चले जाते हैं वापस? नहीं, मैं रिटायर होते हैं तो रिटायर होकर अपने महकमे में तो नहीं जाते। अपने महकमे में भी रह सकते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और किसी में डेपुटेशन पर भी भेजा जा सकता है। ओके सर। इसको भी अब पढ़ ले जरा, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से पढ़ें जीआर जरा, सिंध कोल अथॉरिटी। ये आपको क्या सारा समझ आ गया ना? जरा थोड़े से मैं जाना उसको हम पढ़ भी लें, ताकि परसों हम जब प्रेजेंटेशन दें तो जरा आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ तक पढ़ लिया था सीआर? जुडिशियल पार्ट पढ़ना है उसका। नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रेजेंटेशन भी दें और साथ में हम जुडिशियल पार्ट देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है। चलें जरा जीआर पढ़ें, सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन। जी इसी केस लॉ की देनी है, प्रीवियस वाले की भी? नहीं, इसी की देनी है फिलहाल। जी बेटा पढ़ें। Constitution of Pakistan, Article 9, 14 and 184. Sumoto jurisdiction of the Supreme Court, scope matter of public importance, right to life and inviolability of dignity of man. Sumoto action against corruption and corrupt elements working on deputation in the Sindh Coal Authority and Energy Department of Sindh Coal Authority and Provincial Special Initiative Department implemented and executed projects and schemes worth billions of rupees which were outside their domain. Present matter was of immense public importance involving the fundamental rights of the people. Right to life, Article 9 of the Constitution included the right to adequate and safe drinking water and basic health care, to which a large number of projects, schemes, uh, schemes undertaken by the authority and provincial special initiative department pertained. Right to live अब a देखें life ये with dignity, अब ये Article राइट टू लाइफ 14 of जो अथॉरिटी है, वो जो अथॉरिटी बनाएगी वो कोल की अथॉरिटी थी, कोयले की अथॉरिटी थी, जिसका काम कोयले से रिलेटेड था, ना कि साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाना। Article जी 14 of the Constitution would be meaningless if the people were deprived of the benefit of projects and schemes that were paid out of the public एक्सचेकर exchequer. कौमी खजाना। जी Fundamental rights of the people were adversely affected when scarce resources were wasted, when there was unnecessary duplication of work, when responsibility was shirked by those executing public works, and when it would be very difficult to hold anyone accountable as a result of implementing and executing project schemes through an entity or department which the law did not sanction. Supreme Court therefore had the jurisdiction under Article 184 of the Constitution to take action on the present matter. जी समझ आ गया कि राइट टू लाइफ के जरिए सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेरेंस कर सकती है। अब ये देखें, ये अब हुआ क्या, ये अब स्टोरी है, करप्शन हुई कैसे। जी Sindh Government Rules of Business 1986, Constitution of Pakistan, Article 184, suo motu action against corruption and corrupt elements working on deputation in the Sindh Coal Authority and Energy Department of Sindh, embezzlement, illegal appointments. Sindh Coal Authority was established to explore, develop, process, mine and utilize coal in the province of Sindh. However, instead of undertaking what the law mandated it to do, it undertook activities which the Sindh Coal Authority Act 1994 didn't permit, and that too without the approval of its board. Authority could only implement and execute such projects and schemes which were mentioned in the said act. Authority could not undertake projects which fell within the domain of different departments of the government. By adding the prefix coal to a project or a scheme, or otherwise juggling words, a project or a scheme could not be executed by the
Authority, which was not mentioned in the Sindh Coal Authority Act सिर्फ 1994. कोल का वर्ड लगा देने से सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नाम कोल सा है, कोल का प्रीफिक्स लगा देने से सिर्फ मतलब कि अपने जो प्रोजेक्ट है उसका नाम आप कोल रखें, कोल रिलेटेड प्रोजेक्ट नाम रखें, लेकिन अंदर अंदर साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। Understand कि by adding the project or a scheme could not be by adding the prefix coal to a project or a scheme, otherwise juggling words, उससे related words. A project or scheme could not be executed by the authority, जो authority coal authority है, which was not mentioned in the Sindh Coal Authority Act. मतलब सिंध कोल अथॉरिटी एक्ट 1994 के तहत जो अथॉरिटी बनी वो सिर्फ वही काम कर सकती है जो सिंध कोल अथॉरिटी एक्ट 1994 उसको इजाजत देगा। जी। Special Initiative Department of the province to which the Sindh Government Rules of Business 1986 had not designated any business was merely a department in name or any empty shell. Nonetheless, it had embarked upon undertaking a number of projects and schemes for which it had absolutely no mandate or ability. Authority and the Special Initiative Department together were implementing and executing projects and schemes worth billions of rupees which were outside their domain. Small group of persons was put in charge of these massive स्मॉल ग्रुप funds, ऑफ पर्सन, avoiding established methods of checks and balances and बहुत कम लोगों को मैसिव फंड्स का इंचार्ज बना दिया गया और उसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था कि किस तरीके से हम चेक्स एंड बैलेंस रखेंगे, और वो लोगों को लाया गया जो डेपुटेशन पर आते हैं। अंडरस्टैंड डेपुटेशन कि अब वैसे आप गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, लेकिन जिस महकमे के आप मुलाजिम होते हैं उसके बजाय आपको किसी और महकमे में भेज दिया जाता है। जी पढ़ें। small group of persons was put in charge of these massive funds, avoiding established methods of checks and balances and circumventing the prescribed manner of implementing and executing of projects. Authority was executing a number of projects and schemes through its Director General, who was illegally appointed, and a group of retired or unqualified persons. By such methodology, the long-standing and established government departments which were designated under the rules of business of the provincial government to undertake such projects were bypassed. Specific persons were illegally appointed or inducted in the authority, and it was through these persons that projects worth billions of rupees were functional. Board in such a scenario, worth million of rupees were implemented and executed. Moreover, आप एक line moreover the authority did not have the functional board. Moreover, the authority didn't have a functional board. In such a scenario, in the absence of a functioning board, where all decisions were taken without the authorization of the board, the Director General and the Provincial Energy Secretary became all the more responsible and accountable. Authority and Provincial Special Initiative Department asserted that when the projects and schemes were completed, they would be transferred to the concerned regular department of the government, and these departments would assume the responsibility for maintaining them, even though such departments had neither formulated, implemented, or executed उन्होंने these क्या कहा, projects. अथॉरिटी ने और जो प्रोविंशियल स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट था, जिन्होंने मिलकर कोल अथॉरिटी के बैनर के अंदर साफ पानी के प्रोजेक्ट लगाए, उन्होंने कहा कि जब हम वो प्रोजेक्ट लगा लेंगे तो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट ने ना उसको फार्मूलेट, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया ही नहीं प्रोजेक्ट को, तो कैसे वो उसको चलाएंगे। मोर ओवर जब जितने भी मैसिव फंड्स थे वो सारे के सारा तो वो अथॉरिटी यूटिलाइज कर गई, तो अब उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए उसके पास जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास तो फंड्स ही नहीं होने, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जब फंड्स नहीं होते तो उसके ऊपर तो जो नाकिस मटेरियल जब उन प्रोजेक्ट्स पर लगा हुआ होता है वो अल्टीमेटली डिटोरिएट हो जाता है और वो कह देते हैं कि लो जी अब बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो आम के जाया हो गए, डेट से चले जी। सर जी
सर डायरेक्टर जनरल भी तो बोर्ड का हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजंस वर टेकन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ परमिशन ऑफ कंसर्न बोर्ड। तो जब सिर्फ डायरेक्टर जनरल इन्वॉल्व है। जनरल डायरेक्टर जनरल तो सिर्फ हेड होता है ना, हेड होता है, चेयरमैन होता है। चेयरमैन के साथ दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। एक चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, मेंबर्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल बोर्ड। लेकिन वहां पर सिर्फ डायरेक्टर जनरल ही था जिसने सारे फैसले किए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल को और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी था एनर्जी का, उसको जो है वो इल्जाम, मरूद इल्जाम ठहराया। क्योंकि डायरेक्टर जनरल अगर पूरी कमेटी होती ना, जो फंक्शनल बोर्ड उसका बाय लॉ जो अथॉरिटी की एक्ट के तहत दिया गया है, अगर वो उस तरीके से एक्टिव होता कि उसका चेयरमैन होता, सेक्रेटरी होता, मेंबर्स होते, और उसके अंदर डिफरेंट तरीके से डिबेट कर कर फंड्स को मंजूर किया जाता, तो तब तो सबको ही जो है वो मरूद इल्जाम ठहराते। लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल बोर्ड जिसने फैसले करने थे वो एक्टिव ही नहीं था। यहाँ पर तो फर्द वाहिद था जो फैसले कर रहा था, या वो बोर्ड था, या वो स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट था प्रोविंशियल का, या सेक्रेटरी था। ये तीन लोग थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट गुड गवर्नेंस वाज नॉट a favor to be bestowed on the people, it was their right, कि हमारा हक है कि हमें अच्छे तरीके से मतलब गवर्नेंस के इशू है ना। तो नॉर्मली ये गवर्नेंस के हमें इशू लगते हैं, लेकिन ये करप्ट, these all are corrupt practices। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? जी, कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें मेरे साथ। सर ये सारे समझ आ गया प्रोजेक्ट बेटा आज हमने क्या पढ़ा? एक कोल अथॉरिटी एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कोयले से रिलेटेड काम करना था। लेकिन उस अथॉरिटी ने कोयले का काम नहीं किया, सिर्फ प्रोजेक्ट को कोयले के नाम से रिलेटेड कोई टाइटल दे दिया और साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगा दिए। और बाद में ये और उसमें से अरबों रुपया खा लिया। स्पेसिफिक फंक्शनल बोर्ड नहीं था, उधर की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। तो जब वो खा खू लिया सारा कुछ, तो कहेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स लगा देंगे तो फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। तो कंसर्न डिपार्टमेंट के ना वो लगाया प्रोजेक्ट, ना उन्होंने एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया। तो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट जो हैं वो फिर जाया हो जाते हैं। जी, सर ये प्रोजेक्ट वजारत बल्दियात के अंदर आते हैं। ये मेरा ख्याल है ये अभी वसाइल के अंडर भी आ सकते हैं, वजारे अल्दियात के भी अंडर आ सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा किसके अंडर है। तो सर ये अल्दियात कंसर्न के भी आ मिनिस्ट्री सकते, को अभी वसाइल की जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर सेक्रेटरी है, उसके एनर्जी के अंडर भी आ सकते हैं। तो सर उनको भी फिर ये इस जी केस में वो नोटिस भेजे गए थे। हाँ, तो फिर उन्होंने डायरेक्टर जनरल को, प्रोविंशियल एनर्जी का जो सेक्रेटरी है उसको, इन तीनों को नोटिस भेजे गए थे, क्योंकि सेक्रेटरी को तो नहीं ना बाईपास किया जा सकता। सेक्रेटरी की तो मर्जी के साथ ही सब कुछ होता है। जी बेटा, समझ आ गई है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर ले, बाकी सीआर आप उतनी देर वो लगाएं, अटेंडेंस लगाएं। जी सर। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 Present. 7 8 9 10 11 12 Present. 13 present. 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 Present. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Present. 36
37, 38, Present. 39, 40, Present. 41, 42, Present. 43, 44, 45, 46, 47, 47 present. 48, Present 48. 49, Present. 50, Present. 51, 52, Present. 53, 54, 55, 56, 56 present. 57, 58, 59. जी बेटा, ठीक है। अब हम मंडे को इंशाल्लाह इसकी जो है ये टॉपिक पढ़ा, हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। बाकी मैं पूछ रहा था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन कितना पढ़ लिया? जुडिशियल पार्ट उसका स्टार्ट करना था अभी। सर वो देखना पड़ेगा एक दफा, माइंड में नहीं है ऐसे। आप उसको देख लें जरा, कहाँ से हमने बिल्कुल। स्टार्ट करना था, किस प्रोविजन से स्टार्ट करना था, वो मुझे प्रोविजन बताएं। मैं यहाँ से हम स्टार्ट करना है ताकि हम उसको भी अब थोड़ा सा साथ साथ लेकर चलें। अब केस लॉस कितने हो गए हमारे? सर तीसरा पढ़ा है हमने। तीसरा पड़ा है, तो ये तीनों केस लॉस की एक एक करके हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। सर एक और असाइनमेंट है ना। असाइनमेंट अब आप देनी है, आपने देनी है फ्राइडे को। उससे पहले हम जो है, हमारा लेक्चर फ्राइडे को ही है ना? कब है? सर थर्सडे को थर्सडे है। को है, थर्सडे को जी है। सर। तो आप थर्सडे को असाइनमेंट दे दें और मंडे को प्रेजेंटेशन दे दें साथ। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को टच कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसका क्या है। श्योर सर। वो मेरा ख्याल है कि हमने उसमें से, मेरे ख्याल अब जुडिशियल पार्ट ही पढ़ना है, वो पढ़ें ताकि फिर हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है बेटा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कुछ डेट्स आई हैं एग्जाम्स की, ये जी जी ठीक है? बेटा, वो जो आपको ना थ्रू जो ऑफिशियल चैनल्स से आए ना वही कंफर्म होती हैं। बाकी जो इधर उधर से आए हैं वो अब मुझे तो नहीं पता ना आपके पास कहाँ से आई हैं, कौन सी आई हैं, किसने भेजी हैं, क्या डेट्स हैं। वो एक ग्रुप बना हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ना, CRGRs का मेरे साथ। तो उसमें डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अगर हमारी तरफ से आएंगी कोई इन्फॉर्मेशन तो CRGR आपको वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर देंगे। तो वो अगर आपको पता नहीं कौन से चैनल से आई है, क्या डेट्स हैं, और डेट्स तो अंडर कंसिडरेशन है कि कौन सी हैं, तब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी आई हैं। तो वो अभी जब फाइनल हो जाएंगी तो हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। CRGR का काम यही होता है ना 29 कि हमारी तो आई है ऑफिशियली आपको बताएं। जो तो कि वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। भी 1 महीना है, 1 डेढ़ महीना है आपके एग्जाम में। ओके एग्जाम आपका ऑनलाइन ही होना है, मिड फाइनल ओके इकट्ठा होना है। तो वो अभी आप सिर्फ फोकस करेंगे, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। सर प्रेजेंटेशन ग्रुप्स में ही होगी या सबकी अलग-अलग होगी? इंडिविजुअल सारे हर एक की अलग-अलग ओके सर। अलग-अलग रोल नंबर सर। नहीं, ग्रुप नहीं, अलग-अलग इंडिविजुअल। सर ये जो आपने अभी केस लॉ पढ़ाया था इसी वाले केस लॉ पे सिर्फ होगी ना? हाँ हाँ हाँ, इसी पे होगी बस। स्लाइड तो नहीं कुछ बनानी पड़ेगी? नहीं नहीं, स्लाइड आपने बनानी है तो बना ले, नहीं तो अपने पॉइंट्स बनाएं आप। मैं बेसिकली आपसे चाह रहा हूँ कि जो मैं आप केस लॉ पढ़ा रहा हूँ आपको वो पता भी है आपको कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग है ना? ये ना हम आगे से पढ़े जाए पीछे से भूली जाए। ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपका मंडे सैटरडे ऑन हुआ करेगा। हर सैटरडे को वीक की एक क्लास हुआ करेगी। आज मंडे क्यों ही है, नेक्स्ट को ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे। जी ठीक है बेटा। ओके सर। चलें, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।